इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं, आज है दिन मंगलवार और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहे फोन इन, यानी फोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए किसान भाई फोन नंबर नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा विषय है नए बाग लगाने में सावधानियां, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर शिवानी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, CSTF लाडवा कुरुक्षेत्र से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। तो आओ सुने कार्यक्रम फोन इन। कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाएं समय मौसम परिस्थिति के हिसाब से एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हम सीधे ही हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ से कर सकते हैं। और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वो है नए बाग लगाने में सावधानियां। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर शिवानी, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र लाडवा के अंदर। फोन आपको पता ही है, जो हमारा संपर्क सूत्र है वो है 221 जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या जो मोबाइल से फोन करेंगे उनके लिए STD कोड आवश्यक है, वो है 01744। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, समय परिवर्तन हुआ है और इस समय के साथ जो किसान साथी हैं वो जो परंपरागत फसल थी, धान गेहूं, इनसे हटकर बागवानी की तरफ भी बढ़े हैं। और अब बागवानी एक लाभ का विषय भी है, ये कह लिए कि पूर्ण रूप से व्यावसायिक रूप ले चुका है। फलों की कीमत इतनी अच्छी किसानों को मिलनी आरंभ हो गई है, और वैज्ञानिकों का बड़ा अच्छा प्रयास रहा है कि वो किसानों को जो है उसकी तरफ लेके आए हैं। तो ऐसे में आवश्यक है कि जो बागवानी करते हैं, जो बाग लगाएंगे, उनको उनकी पूरी वैज्ञानिक विधि का पता हो, क्योंकि अगर वैज्ञानिक विधि का नहीं पता, सही तरीके से बाग नहीं लगाएंगे तो जो प्रयास करेंगे उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो आज हम यही पूछना चाहेंगे आपसे कि जो भी हमारा साथी नया बाग लगाना चाहता है उसको मुख्य किन किन सावधानियों का ख्याल रखना है? जी देखिए, जब भी कोई नया बाग लगाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की इन्वेस्टमेंट है, आप एक साल में लगा के उसको उखाड़ नहीं सकते हैं, ये बहुत सालों का काम है। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप शुरुआती स्टेज पे ही सब चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आप एक अच्छे बाग का निर्माण कर सकें। तो उसके लिए सबसे पहला तो है मिट्टी की और पानी की जाँच। जहाँ पर भी आप बाग लगाना चाहते हैं वहाँ की मिट्टी की और पानी की जाँच सबसे ज़रूरी है। इस जांच से आपको पता चलता है कि आप कौन से पौधे अपने उस पर्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं। अगर हम मिट्टी की जांच के बारे में बात करें तो कोई भी नज़दीकी KVK है अगर आपका, या हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आपको ये सुविधा उपलब्ध है। बहुत ही न्यूनतम कॉस्ट पे आप अपना मिट्टी की जाँच करा सकते हैं। दूसरा, पानी की जाँच भी इसी तरीके से। और तीसरी बात यह है कि अगर आप मिट्टी की जाँच कराते हैं, क्योंकि मिट्टी में क्या होता है, दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है बाग लगाने के लिए। तो दोमट मिट्टी अगर आपकी है और उसका pH अगर 7 से 7.5 तक है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है एक बाग की अच्छी लाइफ के लिए। तो सबसे ज़रूरी ये है। दूसरी बात है, आप जो पौधा लगा रहे हैं आपको ये ज्ञान होना चाहिए, या आप ले लें ये ज्ञान कि आपके उस एरिया के लिए कौन सा पौधा सुटेबल है।
तीसरा, वो कौन से पौधे, कौन से फ्रूट ऐसे हैं जो आपकी मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बिना सोचे डेट पाम लगा दिया और वो आपके एरिया के लिए सुटेबल भी नहीं था और आपकी मार्केट में भी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली उसको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले ही अगर एक्सपर्ट एडवाइस ले लें इस बात के लिए, तो आप उससे, इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पहली बात तो है कि जिसको भी बागवानी करनी है, मिट्टी पानी की जांच आवश्यक है कि उसकी जो मिट्टी है किस पौधे के लिए अनुकूल है। दूसरा, वो ये देख ले कि वहाँ जो जलवायु है, वातावरण है, वो किस पौधे के लिए है। लेकिन इस सब की जानकारी उसको कहाँ से मिलेगी? उसको क्या पता चलेगा कि मेरे यहाँ पे जो मिट्टी है, जलवायु है, किस पौधे के लिए अनुकूल है? ठीक है, अभी मैं भी आपको बता रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको संपूर्ण जानकारी लेनी है तो मैं, जैसे इन्होंने बताया, मैं उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा से हूँ, तो हम वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा टेक्निकल गाइडेंस देते हैं कि आपके एरिया में कौन सी चीज़ें सुटेबल हैं। तो आप उप उष्णकटिबंधीय फल केंद्र लाडवा पर आकर कभी भी सोमवार से शुक्रवार जानकारी ले सकते हैं। तो इसके लिए उनको पहले कहीं रजिस्ट्रेशन कराना है या सीधा ही आपसे संपर्क करना है? नहीं, उनको कोई रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्ट आकर अपने, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हर एक चीज़ के अलग अलग विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, हर फसल का अलग है, तो आपको बहुत अच्छे से ब्रॉड जानकारी मिलेगी। आपको बस केंद्र पर आकर अपनी समस्या बतानी है। डॉक्टर साहब, आप केंद्र पर तो आ जाएगा वो। अब मान लीजिए एक व्यक्ति जींद से आया है, उसको लिए उसके पास क्या जानकारी होनी चाहिए ताकि वो आपसे पूछे कि वहाँ की कौन सा पौधा लगेगा? क्योंकि आप उससे पूछेंगे कि वहाँ जलवायु कैसे है, आपकी मिट्टी कैसी है, तो क्या जानकारी उसके पास होनी चाहिए? बस वो आए तो अपनी साइट के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि आपकी कौन सी साइट है। दूसरा, आपकी मिट्टी और पानी की जांच हमारे पास लेकर आए ताकि हम उससे अच्छा गाइडेंस दे सकें कि आप क्या क्या लगा सकते हैं अपने एरिया में। ये तो हुआ कि आपके यहाँ पे आए, वो साथी हैं कि आप तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो उनके लिए भी कोई और केंद्र होंगे जहाँ पे वो इस सब जानकारी ले सकता है? जी, हरियाणा गवर्नमेंट के तो अलग अलग केंद्र हैं। जैसे अगर अमरूद के बारे में आपने जानना है तो आप GDC भूना में जाकर पता कर सकते हैं। अच्छा। फतेहाबाद में। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर यूनिवर्सिटी के KVK आपके बिल्कुल पास लगता कोई KVK है, वहाँ पर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई वैज्ञानिक वहाँ पर ऐसा होगा जो आपके सारे समाधान कर सकता है। यानी आपका कहने का मतलब है जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पे जानकारी उपलब्ध हो सकती है, तो निसंकोच वो वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक फोन ले लें। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सारसा से। बलदेव जी? हाँ जी। बलदेव जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया। मौसम सही चल रहा है। आज बरसात होगी? बरसात होगी, पतली थी। बस पतली सी बरसात हुई, ज्यादा नहीं हुई? ना, ज्यादा नहीं हुई। अच्छा, तो ये बताओ आप क्या पूछना चाहोगे आज? मैं नींबू के पेड़ लगा रखे है, उसमें कीड़े की शिकायत है, वो फूल जो गंदे हुए हैं। अच्छा, नींबू के पौधे आपने लगाए हैं, उसके जो फूल हैं वो जड़ जाए? हाँ, जड़ जाए। अच्छा, कितने पौधे हैं आपके? 5 हैं जी। 5? हाँ। खेत में ही है? खेत में है। ठीक है, देखिए नींबू के पौधों पे अगर आपका फूल झड़ता है तो सबसे पहली जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, पानी कितना आप दे रहे हैं। अगर आप एक्सेस पानी दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर फूल झड़ेंगे। दूसरी बात, जब भारी उस पे फूल आए हुए हैं तब आपको उस वक्त पानी उसको नहीं देना है, क्योंकि हमें जनरली ऐसा लगता है कि फूल आ गया अब हम उसमें अच्छे से पानी दे सकते हैं। आपको उसका पानी रोकना है उस टाइम पे। हाँ, तो जब फूल आया है पानी रोकना है। जैसे ही वो पोलिनेशन हो जाएगी, अपने पत्तियां गिराने लगेगा, मटर के दाने जितना बन जाएगा, फिर आप उसमें बेझिझक ठीक पानी दे सकते हैं। लेकिन फिर भी नींबू की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम होती है, लेकिन हमें आदत है कि हम हर रोज जनरली देते हैं पानी, तो आपको थोड़ा सा संभल कर पानी देने की ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा अगर आपके फिर भी वो मटर के दाने जितने बनते और गिरते हैं तो आप उसमें ग्रोथ प्रमोटर प्लानोफिक्स डाल सकते हैं। प्लानोफिक्स एक ऑक्सिन है जो कि आपके फ्रूट्स को उस पर अटैच रखता है, तो प्लानोफिक्स का स्प्रे आप कर सकते हैं। जी, 1 लीटर पानी में 4 बूंदे जनरली हम रिकमेंड करते हैं, तो इस तरीके से आप बहुत कम क्वांटिटी में वो डलता है, तो आप उसको भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि फूल आने के समय उसका स्प्रे नहीं करना है। जी, काने हाँ, बिल्कुल कीड़ा जिसने फल लगा था, कीड़ा नींबू में कीड़ा आता है?
नींबू की बात मैंने नींबू में नहीं, अमरूद में जी। हाँ ठीक है। हाँ जी, अमरूद में जो कीड़ा आता है वो अमरूद में जी, अमरूद में। हाँ जी हाँ जी, अमरूद की बात कर रहे हैं आप? हाँ, अमरूद में जो कीड़ा आता है, सुनो सुनो सुनो, वो फ्रूट फ्लाई की वजह से आता है। और वो जब फ्रूट आपके पूरे बड़े बन गए उस टाइम पे ना कोई स्प्रे करके कुछ फायदा होगा, ना ही कोई समाधान है। उसका समाधान है जब आपके फ्रूट बहुत छोटे हैं या फूल स्टेज पे ही आप फिरोमोन ट्रैप्स आते हैं। प्लास्टिक की डिब्बी होती है, उसमें एक छोटी सी गोली होती है दवाई, वो रखने के लिए दे दी जाती है। वो किसी भी दवाई वाले दुकान से आप फिरोमोन ट्रैप कहकर ले सकते हैं। उसमें क्या होगा, फिरोमोन ट्रैप आप टांगेंगे तो जो नर मक्खी है वो उसमें वो मादा मक्खी की खुशबू छोड़ता है वो ट्रैप, तो उससे नर मक्खी उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी और मादा मक्खी अंडे नहीं दे पाएगी आपके फ्रूट के ऊपर। तो ये जब आ गया तब उसका कोई समाधान नहीं। आने से पहले ही फूल आने के समय पे आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, अमरूद, इन सब में आपको ये उपचार बहुत सहायक है। और दूसरी बात, केमिकल नहीं स्प्रे करने पड़ेंगे आपको, तो आप अपने घर में ही केमिकल फ्री फ्रूट खा सकते हैं बिना कीड़े के। ठीक है, तो दोस्तों बात चल रही, नमस्कार जी। तो बात चल रही थी कि ट्रेनिंग की, कि जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है उनमें ट्रेनिंग को ले सकते हैं। और अब बात आएगी कि जो हम बागवानी करेंगे उसमें उसको पता चल गया कि उसके पास मिट्टी ऐसी है, पानी की क्षमता इतनी है और वहाँ का जलवायु भी ऐसा है। उसके अलावा और भी बहुत सी सावधानी जरूरत पड़ेगी उसको, ताकि वो एक बेहतर बागवानी कर सके। तो वो कौन सी सावधानी? ठीक है, देखिए अगर आपको सब डिसाइड हो गया तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, सबसे जरूरी स्टेप है गड्ढा बनाना, कि हमें किस तरीके से पौधे का गड्ढा बनाना है। देखिए हमें आदत है कि हम पौधा लेकर गए, कसी से थोड़ा सा खोद दिया, 1 फुट से भी कम ही खोदते हैं और हम अपना पौधा उसमें रख देते हैं। उससे क्या होगा पौधे की, क्योंकि देखिए आप कसी जब चलाते हैं तब आप खुद कसी से कितना प्रेशर देना पड़ता है, तो पौधा भी अपनी जड़ों के लिए उतना ही प्रेशर से उसको अपनी जड़ें फैलाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पौधा स्टंटेड रह जाता है, मतलब अपनी ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाता। तो आपको 3 बाय 3 फुट का गड्ढा बनाना है और 3 बाय 3 फुट के गड्ढे में ऊपर की 1, 1.5 या 2 फुट मिट्टी को एक साइड रखें और नीचे की सख्त मिट्टी को फेंक दें। जो ऊपर की मिट्टी भुरभुरी मिट्टी है उसमें उतनी ही गोबर की गली सड़ी खाद मिलाएं और मिक्स करके सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स करके गड्ढा भर दें। जब आप उसमें गड्ढा भरेंगे तो आप उसमें पानी डालेंगे, गड्ढा नीचे बैठ जाएगा। फिर दोबारा से आप उसको भरेंगे, ऐसे 2-3 बार करके आपका ये सेट हो जाएगा। अब क्या होगा, पौधा लगाएंगे तो जड़ें आराम से अंदर चली जाएंगी। जी, ये 3 बाय 3, 3 गुणा 3, जी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा। एक पर एक फोन ले ले जी। हेलो, नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? राजपाल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। मौसम कैसा आपके वहाँ का? मौसम कल थोड़ी बरसात हुई थी जी। अच्छा, चलो, धान की रोपाई चल रही। धान की रोपाई चल रही है। कितने किले की रोपाई करोगे? 4-5 किले छोटी जिम्मेदार होंगी। अच्छा, कौन सी किस्म रही है? लगाए जी कई साल से। कौन सी? 26। अच्छा, चलो, बड़ी अच्छी हो आपकी फसल, यही करेंगे। क्या पूछना आज? मैं नाशपाती के पेड़ ना 2 जी। अच्छा, पिछले साल तो बड़ी लगी थी जी। अच्छा, की बात हो, बेर रह गई, क्या चक्कर है? अच्छा, सुनिए फिर। हाँ सुनो, हाँ सुनो। नाशपाती में क्या होता है, आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, बल्कि तीनों में आपको कटाई छटाई करनी होती है दिसंबर के समय में। जो आपके पिछले साल ज्यादा फ्रूट इसलिए आए, पौधा छोटा था और उसका फैलाव उतना ज्यादा नहीं हुआ था, तो जितना उसको खाना दिया गया था उसने सारे फ्रूट्स में इक्वली भेज दिया। अब क्या हुआ है, पौधा बड़ा हो रहा है, आपने उसकी कटाई छटाई करके उसको एक आकार नहीं दिया, तो क्या हुआ, जो अगर पिछले साल उस पर 20 फ्रूट आए होंगे तो नेचुरली बहुत बड़ा हो रहा है, तो अब उसके ऊपर नंबर ऑफ फ्रूट्स ज्यादा होंगे, लेकिन खाना तो आप लिमिटेड दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, सभी फ्रूट्स में बराबर खाना डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से अब वो छोटे रह गए हैं। तो इसको एक फ्रूट थिनिंग भी बोलते हैं। अगर आप उस पे थोड़ा सा फ्रूट लोड कम कर देते या दिसंबर माह में। जी हाँ जी, बहुत छोटी है। हाँ, वही बात कर रहे हैं कि लग तो गई। आप पता क्या कि आपका बालक तो है घर में, कि उन्हें खाना अगर पूरा नहीं मिलेगा तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगा। वही बात हो रही है कि फल तो पूरा लग गया,
खाना आपने लिमिट में दिया, वो पूरा खाना उनके पास नहीं पहुंच तो छुट्टी रहेगी। वो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हो सुन लो उसके बारे में। तो मैं बता रहा 2 किलो तो गोबर देगी। अच्छा गले सड़े गए। ठीक है। 100 ग्राम DAP भी दिया, जिंक भी दिया था। ठीक है, आपने न्यूट्रिशन ठीक दिया है, लेकिन पौधे का आकार बड़ा हो रहा है अभी, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दिसंबर और जनवरी में इसकी कटाई छटाई करें। और कटाई छटाई करने का एक प्रॉपर तरीका होता है, ऐसे आप कहीं से भी कुछ नहीं काट सकते, क्योंकि अगर ऐसा भी हो सकता है आपने फ्रूटिंग बर्ड्स काट दी तो अगले साल उस पर फ्रूट ही ना आए। तो ये आप अगर आप चाहें तो CSTF लाडवा की जो वेबसाइट है, फेसबुक पे उसकी कटाई छटाई का तरीका भी अवेलेबल है। अगर आप सेंटर पर विजिट कर सकते हैं तो केंद्र पे आकर भी सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप उसकी कटाई छटाई करेंगे तो मैं बिल्कुल आपको आश्वासन दे सकती हूँ कि नेक्स्ट ईयर आपके अच्छे फ्रूट आएंगे। अच्छा जी, हाँ जी। धन्यवाद। राजपाल जी थोड़ा सी कटाई छटाई सीख लो, फिर हम भी आपके नाशपाती खाने वास्ते आएंगे। तो हम बात करें 3 गुणा 3 की हमने बात की थी कि इतने 3 फुट गहरा हो और चौड़ा हो। ये तो हमने इस बात का ख्याल रखना है, खड्डा कैसे बनाए जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे मोस्टली जो एरिया हैं, अगर हमने एकदम से गेहूं जीरी से बदलाव किया है फलों में, तो हमें दीमक की समस्या भी बहुत आती है। तो इसीलिए गड्ढा बनाते समय आपको क्लोरोपाइरिफॉस का भी ध्यान रखना है। 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप क्लोरोपाइरिफॉस का पानी उसमें डालें ताकि दीमक से उपचार हो सके एक गड्ढे के अंदर। जी हाँ, एक गड्ढे के अंदर 1 लीटर पानी में 2 ml, अगर उसमें 4 लीटर पानी लगता है तो उसी हिसाब से वो चला जाएगा उसमें 8 ml। तो उसको तर करना है अच्छे से आपको, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपके वहां पे आपको लगता है कि डैम्प कंडीशन बनी है, फंगस की दिक्कत है, तो आप कार्बेंडाजिम भी 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कार्बेंडाजिम से भी अपने गड्ढे को उपचारित कर सकते हैं। फंगस की समस्या तो अक्सर आती है पेड़ों में, देखा ये उस समय या तो पौधा फल नहीं देता या गलेगा नीचे से या उसके फल झड़ जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया आपने, और ये सवाल अभी बारिशों के समय में बहुत ज्यादा फार्मर्स के काम आने वाली है ये चीज। जैसे ही बारिशें स्टार्ट होती हैं, देखिए फंगस वहां लगती है जहां पर नमी आती है। जैसे आप अचार से समझ लिया, अचार में फंगस तब लगती है अगर वो तेल में तर नहीं है और वहां पे नमी आ गई है। इसी तरीके से आपके पौधों में भी जैसे ही बारिशें होने के बाद बहुत ज्यादा पानी ऐसे आ गया, खड़ा हो गया, उसके बाद फंगस की समस्या आती है। तो इससे बचने के लिए आप आने से पहले ही मंथली कर सकते हैं, हेक्साकोनाजोल से ड्रेंचिंग कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से। आप कार्बेंडाजिम से ड्रेंचिंग कर सकते हैं। आप जैसे अपने जो आपकी प्लांट है उसमें हेक्सागोना के साथ और साइपरमेथ्रिन और क्लोरो के जो मिक्सचर्स आते हैं उनसे भी आप उनको मिट्टी को भी उपचारित करें, गड्ढे को भी आसपास से खोद कर, और पौधे पे भी मंथली आप स्प्रे कर दें ताकि आप उसको फंगस से बचे रह सकें। जी, तो डॉक्टर साहब बात आ गई इस चीज की कि हम गड्ढा बना लेंगे, फंगस से बचेंगे, और किस बात का ख्याल रखना हमें? देखिए, और नेक्स्ट ख्याल रखने की चीज है, जो भी आप पौधा लेकर आ रहे हैं वो एक NHB एक्रेडिटेड नर्सरी से ही लेकर आए। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर आपने एक रेटेड नर्सरी से लिया है ना, तो वहां पर आपको एक तो वैरायटी की गारंटी मिलेगी कि यही वैरायटी आपको जो बोला जा रहा है वही दिया जा रहा है। दूसरी बात, वहां पे आपको वायरस से रहित और कीड़ों से और फंगस से रहित पौधे मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने नींव अच्छी रखी है ना तो नेचुरली आपका बाग अच्छा बनेगा ही। तो आप नींव अच्छी रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक ऐसी नर्सरी से पौधे लें जो ऑथेंटिक हो, जिसको नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने और हरियाणा गवर्नमेंट के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने लाइसेंस दिया हो, ताकि वो उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखे। ये समस्या कुछ ऐसी आती है कि जिसने घर में पेड़ लगाए हैं, हमसे के बाद जब उनका प्रश्न आते हैं हम पूछते हैं कि इसकी किस्म कौन सी है, पता नहीं जी, गली में कोई जा रहा था उस पे टोकरी में रखा था, ले लिया था। ये अक्सर समस्या आती है, तो उस समय हम उसका उपचार बताने में भी असमर्थ होते हैं। जब हमें उसकी किस्म नहीं पता, उसकी हमें गुण नहीं पता, तो कैसे उसको उपचार बताएंगे? तो ये भी है कि जो प्रमाणित जो नर्सरी है उससे ही पौधे लें। तो यहाँ पे कई बार सवाल आ जाता है कि मिलते नहीं, ये एक सवाल आ जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए। क्या इसके लिए कोई ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है? कुछ ऐसा हो सकता है साथियों को ना पता हो और फिर वो सेंटर में गए उनको ना मिले हो? हाँ जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए अब ऑनलाइन पोर्टल है हरियाणा गवर्नमेंट का, हॉट सेल नेट करके,
nursery.horthariana.gov.in। आप इस पर अपने घर बैठे पौधे बुक कर सकते हैं और पौधे बुक करके ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट नहीं भी करेंगे तो बुकिंग बिना पेमेंट के भी हो जाती है। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि वो 7 दिन के लिए वैलिड होती है, क्योंकि ये पेरिशेबल्स हैं। आप तो उसको बुक करके 2 महीने तक बैठे हैं और जो फार्म पे आ रहा है उसको नहीं मिल रहे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। पेमेंट दे दी हो, अगर पेमेंट दे दी हो तो उसी सीजन में आकर ले लें तो अच्छा, क्योंकि अगर उस सीजन में बिक गए फिर तो अगले सीजन में उसको लेना पड़ेगा। जी, यानी अगर पेमेंट वो दे चुका है फिर तो वो उसको मिलेंगे। हाँ, अगर बिना पेमेंट के उसने बुक किया है तो 7 दिन के लिए उसकी बुकिंग जो वो मान्यता प्राप्त है, वरना रद्द कर दी जाएगी। ये तो क्या सीधा अपने केंद्र पे आके भी वो बुक कर सकता है? जी हाँ, क्योंकि देखिए ज्यादातर फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है, नेट नहीं चला सकते, तो हमारे केंद्र पे ये सुविधा है। आप अपनी फैमिली आईडी और आधार कार्ड लेकर आए, साथ के साथ बुकिंग करके आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी बुकिंग करके आपको पौधे अवेलेबल करवाए जा सकते हैं। तो ये तो बात होगी कि हम जो है पौधे प्रमाणित संस्था से लें, वो चाहे आपके केंद्र से ऑनलाइन लें या जो भी और स्थान है हमारे यूनिवर्सिटी है जो भी है, तो इसके अलावा और हम किसी बात का ख्याल रखें? हाँ जी, इसके अलावा देखिए जैसे मैंने वैरायटीज के बारे में जिक्र किया था, अगर हम वैरायटीज की बात करते हैं तो मार्केट हमें देखनी है। तो अगर हम मार्केटिंग के हिसाब से देखते हैं तो आड़ू में शान पंजाब वैरायटी है जो मार्केट इकोनॉमिकली बहुत अच्छी है। नाशपाती की बात करें तो पंजाब नाक और पंजाब ब्यूटी बहुत प्रॉफिटेबल वैरायटीज हैं। आलू बुखारा में सतलुज पर्पल और काला अमृतसरी का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। और आम में आजकल जो नई रंगीन वैरायटी आ रही है, बैंगनी कलर के आम, लाल रंग के आम, वो आम का फ्यूचर है। क्योंकि दशहरी लंगड़ा चौसा में क्या होता है, बहुत लंबा समय लगता है फ्रूट आने में और 1 साल आता है, 1 साल नहीं आता। अम्रपाली ऐसी है जो 12 फुट तक जाएगी और उस पे हर साल आएगा। लेकिन जो मैं कलर्ड वैरायटीज बोल रही हूँ, पूसा अरुणिमा है, अंबिका है, अरुणिका है, लिली है, केसर ओस्टिन है, तो ये वो वैरायटीज हैं जो एक तो रंगीन आम होंगे, देखने में भी अपीलिंग लगते हैं, न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी अच्छी है और बिकने में भी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इस तरीके की वैरायटीज आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर अमरूद की बात करें तो हिसार सफेदा हमारी हरियाणा गवर्नमेंट की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी की उत्पाद की हुई वैरायटी है, वो बहुत अच्छी है। तो वैरायटीज का खास ख्याल रखना जरूरी है। और अगर आपका जब फ्रूट आ जाता है तो फ्रूट आने के समय में भी आप माइक्रो न्यूट्रिएंट का अगर स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट उस समय पे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करेंगे लगभग जींद से लेकर के हम इधर सहारनपुर तक चले जाएं, क्या इस सभी क्षेत्र में आलू बुखारा, आड़ू ये हो सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, जींद की तरफ थोड़ा सा आम और लीची में समस्या है, लेकिन आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, अमरूद और नींबू बहुत बढ़िया वहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे फार्मर्स हैं जो जिन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, आम लीची थोड़ा सा है कि जहाँ पे सवाल है, आम लीची इतना नहीं चल पाता। असल में आम लीची में थोड़ा सा ये भी है कि अगर आपका pH 7.5 से थोड़ा भी ऊपर गया तो फिर आम की ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाती। तो आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती, अमरूद और नींबू ये अच्छे ऑप्शन है। जामुन भी बाउंड्री पे डाल सकते हैं आप, ये अच्छे ऑप्शन है, इनको आप अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा जो यमुनानगर की तरफ के जो हमारे फार्मर्स है, कुरुक्षेत्र है, करनाल है, उनके लिए वरदान है कि हमारा एरिया इतना सुटेबल है आम के लिए, लीची के लिए, चीकू के लिए, तो वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आड़ू, आलू बुखारा, नाशपाती भी। जी, तो सब बात होगी कि हम गड्ढा ढंग से बनाएं, उसको फंगस वगैरह से बचाएं, दीमक से बचाएं, वैरायटी अच्छी लें और जो है बीज प्रमाणित संस्था से पौधे लें। अब बात आएगी इसके खाद की और पानी की। ठीक है, देखिए, जब हम 1 साल का जैसे आपने नर्सरी से पौधा लिया है तो अभी आप उसको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपने गड्ढे में गोबर की खाद भी डाली है, सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है। अभी 1 साल तक आपको ध्यान रखना है कि यूरिया नहीं अप्लाई करना है उस पर। हम क्या करते हैं कि यूरिया अगर हमने स्प्रे कर दिया तो वो वेजिटेटिव ग्रोथ एकदम से इतनी जाएगी, रूट्स उसकी अच्छे से बन नहीं पाएंगी। तो 1 साल तक आपको नहीं करना है। नेक्स्ट ईयर आपको फिर गड्ढे के अंदर ही, गड्ढे के आसपास से खोद कर वही गोबर की खाद और DAP आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। डाई अमोनियम फॉस्फेट की आप मिक्स कर सकते हैं। और ये प्रॉपर चार्ट है, फल फूल सब्जी जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की समग्र सिफारिशें हैं हर एक फसल फ्रूट की, तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। हर एक फ्रूट की, क्योंकि अलग अलग होती है, हर एक फ्रूट का यहाँ पे बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि हर फ्रूट की डिमांड अलग अलग होती है और हर साल की डिमांड अलग अलग होती है। 1 से 3 साल तक उसको एक जैसा चाहिए, 3 से 5 कुछ चाहिए। तो ये पूरा चार्ट है जो कि आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फल फूल सब्जी है जो फ्रूट्स की समग्र सिफारिशें हैं, उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं। जी, तो
पानी का विशेष महत्व रहता है सही फसलों के अंदर। जी जी। तो कई बार अधिक पानी हो गया तो भी खराब होगी, कम रह गया तो भी खराब होगी। तो पानी के बारे में आप क्या रहेगी? देखिए, पानी में असल में क्या होता है, अब तो हम रिकमेंड करते हैं कि हॉर्टिकल्चर जो भी आप बागबानी लगाएं वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे लगाएं। अगर आपका खुला पानी है तो उसमें आप गर्मियों में जैसे आपको कम अंतराल पे पानी देना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो पौधे को आपको लगभग 6 से 7 दिन के अंतराल पे पानी देना है। और अगर सर्दियों की बात करें, अगर आप खुला पानी दे रहे हैं तो 12 से 15 दिन के अंतराल पे पानी दे सकते हैं। इसके अलावा आप लेमैन तरीका से थोड़ा सा खोद के जड़ में से उसकी मिट्टी का गोला बना के देख सकते हैं। अगर वो ठीक से गोला बन रहा है तो इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा सही है। ये आपका लेमैन तरीका। अगर बिल्कुल भुरभुरी हो रही है तो इसका मतलब अब उसमें पानी देने की आवश्यकता है। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे जाते हैं तो उसमें आप फर्टिलाइजर भी ड्रिप इरिगेशन से ही अप्लाई करते हैं, फर्टिगेशन जैसे करते हैं। तो वो आप अल्टरनेट डे पे कर सकते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आपको गर्मियों में देना होगा और सर्दियों में आप 4-5 दिन के अंतराल पे दे सकते हैं। तो डॉक्टर शिवानी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे जो किसान साथी हैं जो बागवानी करना चाहते हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो भाई सुन रहे थे कार्यक्रम फोन इन, और आज का हमारा विषय था नए बाग लगाने में सावधानियां। विशेषज्ञ थी डॉक्टर शिवानी और इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी भाई। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और इसी के साथ हमारे आज के किसान वाणी कार्यक्रम का समय समाप्त है। तो वीरेंद्र भाई और गिरधारी भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।